नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम संवाद। संवाद में इस बार हम बात करेंगे राज्यसभा के उपसभापति हरवंश नारायण सिंह जी से। हरवंश नारायण सिंह जी का जो जीवन रहा है, उनका जो जन सरोकार की उन्होंने पत्रकारिता अपने जीवन में की, करीब 4 दशकों तक राजनीति, संसद, इन सभी का एक जीवन के कई आयाम हैं। इनको हम जानने समझने की कोशिश करेंगे अपने इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले आप देखिए हरवंश जी के जीवन पर केंद्रित ये रिपोर्ट। बचपन से ही सर्टिफिकेट में नाम दर्ज है हरिवंश नारायण सिंह, पर जेपी आंदोलन और समाजवादी विचारों के जाति विहीन समाज के सपनों के असर में 18 साल की उम्र से सिर्फ हरिवंश इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उन्हें लोग हरिवंश के नाम से ही पुकारते हैं। हरिवंश बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। पत्रकारिता, लेखनी, राजनीति और सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में उनके योगदान के कई आयाम हैं। बलिया के सिताब दियारा के दलजीत टोला में 30 जून 1956 को हरिवंश का जन्म हुआ। महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी और संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत, बिहार आंदोलन के प्रणेता, लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान भी यही सिताब दियारा गांव है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया, फिर पत्रकारिता में डिप्लोमा। पढ़ाई के दौरान ही वर्ष 1977-78 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया समूह में प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में उनका चयन हुआ। इसके बाद वे टाइम्स समूह की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग में 1981 तक उप संपादक रहे। 1981 से 84 के बीच हैदराबाद और पटना में बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी की। वर्ष 1984 में फिर से पत्रकारिता में वापसी। 1989 में अक्टूबर तक कोलकाता में आनंद बाजार पत्रिका समूह से प्रकाशित रविवार साप्ताहिक पत्रिका में सहायक संपादक के रूप में काम किया। साल 1989 में हरिवंश ने तत्कालीन बिहार के रांची से छपने वाले बंद प्राय प्रभात खबर में प्रधान संपादक का दायित्व संभाला। पहले पत्रकार, फिर बैंक अधिकारी। पत्रकारिता को ही मूल कैरियर बनाने वाले हरिवंश ने 4 दशकों तक सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता की। इस बीच चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने तो हरिवंश अतिरिक्त सूचना सलाहकार के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ गए। हरिवंश पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीबी और सहयोगी रहे। हरिवंश के राजनीतिक जीवन और चिंतन पर गांधी, जेपी, लोहिया और चंद्रशेखर के प्रभाव साफ नजर आते हैं। साल 2014 में जनता दल यूनाइटेड बिहार से राज्यसभा सदस्य बने। राज्यसभा के उपसभापति के तौर पर हरिवंश ने जिस तरह मर्यादाओं का ध्यान रखा, उसी तरह संसद सदस्य के तौर पर भी उनका कार्यकाल उतना ही गरिमापूर्ण रहा। बतौर डिप्टी चेयरमैन वो 2 समितियों के चेयरमैन हैं, प्रिविलेज कमेटी और एमपी लेड कमेटी। संसदीय दायित्वों के साथ हरिवंश अभी भी लेखन में सतत सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सदन के भीतर हरिवंश जी की निष्पक्षता, बौद्धिकता और मूल्य आधारित सामाजिक राजनीतिक जीवन की प्रशंसा की। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने किताबें पढ़ी भी बहुत, किताबें लिखी भी बहुत, और मैं समझता हूं कि अखबार चलाना, पत्रकारों से काम लेना, ये तो शायद सरल रहेगा। समाज कारण वाली दुनिया, उसका अनुभव एक है, राजकारण वाली दुनिया का अनुभव दूसरा है। एक सांसद के रूप में आपने सफल कार्यकाल के अनुभव सबको कराया है, और मुझे विश्वास है कि अब सदन का मंत्र बन जाएगा सभी हम सांसदों का, हरि कृपा। अब सब कुछ हरि भरोसे, और मुझे विश्वास है कि हम सभी, उधर हो इधर हो, सभी सांसदों पर हरि कृपा बनी रहेगी।
हरवंश नारायण सिंह जी को उनके चाहने वाले हरवंश जी कह के पुकारते हैं, उन्हें जानते हैं। हरवंश जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, शुरुआत मैं इसी से करूंगा क्योंकि आपका जो पत्रकारिता का 4 दशक का जीवन रहा, राजनीति की बात हो, सामाजिक कार्यों की बात हो या संसदीय जीवन की बात हो, उसमें मुझे संघर्ष भी नज़र आता है, चुनौती भी नज़र आती है, उपलब्धि भी नज़र आती है। तीनों आयाम नज़र आते हैं कि कैसे आपने जीवन के उन संघर्षों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया और आप पत्रकारिता से उपसभापति के पद तक। कैसा रहा जीवन का यह सफर? धन्यवाद मनोज जी, और संसद टीवी से आज आपके माध्यम से बातचीत कर बहुत प्रसन्नता है मुझे व्यक्तिगत तौर पर। दरअसल में गांधी जी ने समाज के अंतिम आदमी का मापदंड तय किया था कि समाज का अंतिम आदमी कौन है। उसी तरह विकास की दृष्टि से देश के गांवों में, तब 6 लाख गांव के लगभग होते थे, उन गांवों में जो अंतिम पायदान पे गांव विकास की दृष्टि से अविकसित हो सकते हैं, वैसे ही ये गांव में मैं पैदा हुआ। गांव का नाम सिताब दियारा, 2 नदियों गंगा और घाघरा के बीचों घिरा दियारा टापू की तरह से। आने जाने के लिए वहाँ कोई रास्ता नहीं, नाव ही होता था। साल के 6 महीने हम लोग बाढ़ की पानी में रहते थे। पेड़ के नीचे से हमने पढ़ाई शुरू की और सौभाग्य से वह गांव देश के बड़े नेता और जिन्होंने अपनी छाप आज़ादी की लड़ाई में छोड़ी, वैचारिक राजनीति पर छोड़ी और सत्ता से दूर रहकर के जो एक ऋषियों की हमारी परंपरा रही है उसके प्रतिमान स्थापित किए, वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का गांव था। तो उनसे बहुत कुछ सीखने का, जानने का, बिल्कुल घरेलू रिश्ता। और इस गांव की टोपोग्राफी ऐसी है कि वो 2 राज्यों और 3 जिलों में है। 2 राज्यों के 3 जिले, आरा, बलिया, छपरा, नाम सिताब दियारा। उसी गांव में पैदा हुआ, वहाँ से पढ़ा। तब तक बिहार में नकल वगैरह की शुरुआत हो गई थी। तो किसान पिता थे, वर्ष में 1 फसल सिर्फ होती थी। उनकी बड़ी चाहत थी कि खेत बेच करके भी बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा दें, ताकि इस तरह की चुनौतीपूर्ण जो स्थितियां हैं, जीवन है, उससे निकल पाएं। उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश पढ़ने को भेजा, जबकि सब लोग हमारे घर के बिहार पढ़ते थे, क्योंकि बिहार में नकल की प्रवृत्ति शुरू हो गई थी। तो उन्हें लगा, एक आप गौर करेंगे कि तब लोगों के सार्वजनिक जीवन के बारे में सोचने के मापदंड क्या होते थे। बहुत पढ़े लिखे नहीं थे मेरे पिता, पर उन्होंने तय किया कि नहीं, जहाँ नकल होती है वहाँ भेजने से लड़का विकास नहीं कर सकता। उसकी मानसिक स्थिति इस पर निर्भर करेगी कि वो नकल से अपना जीवन बनाएगा। तो उन्होंने मुझे उत्तर प्रदेश में पढ़ने के लिए भेजा और मैं बनारस चला आया। फिर बनारस से मैं पढ़ा लिखा। पढ़ने के बाद जयप्रकाश जी का आंदोलन तब तक शुरू हो चुका था। उस आंदोलन ने बड़ी गहराई से प्रभावित किया। तो लगा कि जीवन में किस क्षेत्र में जाऊं मैं। बहुत यंग थे हम लोग, लगभग 19-20 वर्ष की उम्र रही होगी। तो पत्रकारिता का नया वहाँ एक खुला था विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मैं MA इकोनॉमिक्स से किया। उसके बाद उसमें रिटन टेस्ट में दाखिला मिल गया। उसके बाद पता चला कि टाइम्स ऑफ इंडिया का एक चयन प्रशिक्षण होता है 2-2 इंटरव्यू के बाद और रिटन टेस्ट के बाद। उससे मेरा चयन हो गया टाइम्स ऑफ इंडिया समूह बम्बई के लिए और मैं धर्मयुग में चला गया। धर्मयुग उस वक्त की सबसे बड़ी बिकने वाली पत्रिका थी और डॉक्टर धर्मवीर भारती, उसके यशस्वी डॉक्टर धर्मवीर भारती, गणेश मंत्री वो थे। नवनीत वहाँ से निकलता था, एक उसके संपादक थे नारायण दत्त जी, वो थे HY शारदा प्रसाद के छोटे भाई। तो इन लोगों का सानिध्य मिला। फिर वहाँ से बम्बई 5 वर्ष रहने के बाद मन थोड़ा वो हुआ, तो बड़े शहर की भीड़ भाड़ से मैं गाँव से गया था और मुझे ये सवाल बराबर लगता था कि हम लोग समाज बदलने की इच्छा से प्रेरित होकर पत्रकारिता में आए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्या इसका परिणाम या आउटपुट हमारे सपनों के अनुसार दिखता है कि नहीं। तो लगा तो एक बड़े शहर से भीड़ भाड़ से निकलें। तो मैं बैंक में अवसर मिला, हैदराबाद चला गया। फिर मुझे रिजर्व बैंक में भी अवसर मिला, पर मैं पटना आ गया था तब तक पारिवारिक कारणों से। मैं ये छोड़कर दोनों प्रस्ताव चुपचाप बिना घर को बताए मैं रविवार में चला गया कलकत्ता। रविवार उस वक्त की बड़ी यशस्वी राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर बड़ी गंभीर पत्रिका मानी जाती थी। जी। रविवार में रहा। जी। मेरे अंदर सवाल ये मनोज जी उठने लगा कि क्या इसी पत्रकारिता के लिए मैं पत्रकारिता को चुना था, जबकि मेरे पास पढ़ाने का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था तो इच्छा हुई कि अध्यापक बनूं, क्योंकि बहुत अध्यापकों का जीवन पढ़ने का अवसर वो सब मिलता था। पढ़ाई के प्रति थोड़ी अभिरुचि पैदा हो गई, ख़ास तौर से आज़ादी की लड़ाई का साहित्य
पंडित जी का साहित्य, गांधी जी के बारे में पढ़ना, सुभाष बोस और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सबके साहित्य ने बहुत प्रेरित किया। क्योंकि आपके दिल के करीब, अगर मैं समझ पा रहा हूँ, और आपका जो जीवन यात्रा मैंने जितनी समझने की कोशिश की है उसमें पत्रकारिता आपके दिल के करीब रही है। आज की पत्रकारिता जो है और जो आपने पत्रकारिता की, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात भी बहुत होती है, क्या अंतर पा रहे हैं? क्या जन सरोकार की पत्रकारिता हो रही है? क्या मुद्दों की पत्रकारिता हो रही है? उसे आप कैसे देखते हैं? मैं सही कहूं अगर आपको, तो जो लोग जन अभिव्यक्ति का मुद्दा उठाते हैं, आज जितनी स्वतंत्रता तो कभी रही ही नहीं। आपने आपातकाल की स्थिति देखी है, उसके पहले आप 1950 से देखें कि जो लोग बहुत कई चीज़ें गंभीरता से उठाते थे, या कई ऐसी पुस्तकें आई वो किस रूप में बैन हुई और कितनी बैन हुई हैं, आप उठाकर देख लीजिए फिगर्स। आज भी कुछ अंग्रेजी के अखबार ऐसे हैं जो वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जो आप कल्पना नहीं कर सकते इस मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ में। तब वो नहीं ऐसा इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने अपनी पत्रकारिता में यह नहीं देखा कि कोई अखबार विचार से अपने हेडलाइन शुरू करे, विचार से न्यूज़ शुरू करे, जो कुछ अंग्रेजी अखबार देश में कर रहे हैं। तो यह मैं मानता हूं कि नहीं, लेकिन आज की जो चुनौती है, समाज जिस तेजी से बदल रहा है, दुनिया जिस तेजी से बदल रही है, उसके अनुरूप जन चेतना फैलाने का काम जो पत्रकारिता का एक मुख्य काम है, मुख्य दायित्व है, वो नहीं हो पा रहा है मेरी दृष्टि में। आपको सबसे ज़्यादा किसने प्रभावित किया? जेपी ने, चंद्रशेखर ने, या किसी और ने? हर एक बड़े और महान लोगों ने जिन्होंने इतिहास में लकीर खींची है, उनका अपना अलग अलग व्यक्तित्व है, वो चाहे देश के हों और विदेश के। हाँ, मैं जिनके संपर्क में आया उनमें जयप्रकाश जी असाधारण व्यक्ति थे। हर एक की अपनी अपनी खूबियाँ हैं। चंद्रशेखर जी के संपर्क में मैं बम्बई जब नौकरी में गया तब आया। वो जब जयप्रकाश जी जब श्लोक में भर्ती रहते थे, जब भी होते तो चंद्रशेखर जी आते और हमेशा उतने समय उनके साथ रहते। मैंने पहला उनका इंटरव्यू किया। उसके पहले मैं चंद्रशेखर जी से प्रभावित हो चुका था उनकी पत्रिका यंग इंडियन पढ़कर। 74 के आंदोलन में ही हैड द करेज, ओनली ही, जो उनमें साहस था कि मैडम गांधी जैसी ताकतवर प्रभावशाली प्रधानमंत्री के मत के खिलाफ भी अपनी बात, जिसे वो सही मानते थे, कह सकते थे और कहते थे। उनके जो उन दिनों एडिटोरियल्स होते थे वो बड़े बड़े देश के अखबारों के हेडलाइंस बनते थे। तो उन हेडलाइंस को पढ़ करके हम युवा लोग प्रेरित होते थे कि देश में कौन ये आदमी है कि इस तरह साधारण रूप से बात करता है। उनकी जेल डायरी वो अद्भुत प्रेरित करती थी। जेल डायरी बाद में छपनी शुरू हुई 77 के बाद, तो मैं पढ़ चुका था थोड़ा। तब उसके बाद 78 में उनसे मेरी पहली मुलाकात हुई। हालांकि वो थे हम मतलब उसी इलाके से, हमारे इलाके का उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया 30 वर्षों तक, वो सांसद रहे। हरिवंश जी, आपने तमाम बदलाव को देखा, देश की राजनीति कैसे बदली, व्यवस्था कैसे बदली, आपने बहुत करीब से उन चीज़ों को देखा है। अगर मैं कहूँ संसद का जो पुराना भवन है उसमें भी आपने व्यवस्था को बनते देखा, आगे बढ़ते देखा, और संसद का नया भवन उसे भी आपने देखा और देख रहे हैं आप। व्यवस्था को लेकर आप अक्सर, सिस्टम को लेकर, उसके बदलाव को लेकर, उसमें जो सवालात हैं उससे जुड़े मुद्दे हैं सिस्टम और व्यवस्था को लेकर, उस पर भी आप अक्सर अपना मत रखते रहे हैं, सार्वजनिक रूप से भी आपने रखा। क्या व्यवस्था को आप लेके क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल है। गांधी के आने के बाद जिस तरह साम्राज्यवाद दुनिया में ख़त्म हुआ, या विचारों का जो दौर आया, पूंजीवाद, समाजवाद, अराजकतावाद, गांधीवाद, इसने दुनिया में लगा कि विचारों से दुनिया बदल जाएगी। और उनके वाक्य थे कि लगा कि दुनिया स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचकर खटखटा रही है, कि बस दरवाज़ा खुला, हम प्रवेश किए, एक नई दुनिया, नई व्यवस्था, नई मानवीय स्थिति हमको मिल जाएगी, जिसके लिए इंसानियत कई सौ वर्षों से संघर्ष कर रहा है। आज दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के किनारे खड़ी है। तो हमारी व्यवस्था में, भारत के संदर्भ में, संसदीय माध्यम से कैसे बड़ा परिवर्तन और हो सकता है, ये हम सांसदों पर, विधायिका पर बहुत कुछ निर्भर करता है। सवाल और जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि मुद्दे कई हैं। मुद्दा व्यवस्था का भी है, संसदीय व्यवस्था में क्या बदलाव हो रहे हैं और कितनी असरदार हो सकती है। हरिवंश जी, मुद्दा एक अगर आता है तो जब हम व्यवस्था की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार और हमारी राजनीतिक व्यवस्था में परिवारवाद, ये दो मुद्दे बड़ी प्रमुखता के साथ उभर के सामने आए हैं, जिन्होंने हमारी व्यवस्था को खासा प्रभावित किया है। आप कैसे देखते हैं इन दोनों मुद्दों को? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा मनोज जी। दरअसल अगर मैं कहूँ
तो राजनीति में आने, पत्रकारिता में आने के लिए ऐसे सवालों ने ही प्रेरित किया। जब हम लोग विद्यार्थी थे तो जेपी ने जो आह्वान किया कि भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था हो, उन्होंने सवाल भी उठाया कि 62-63 में, फिर 65 में लोकायुक्त का सवाल उठा, भ्रष्टाचार के सवाल उठे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कमेटी भी बनाई, उसके चेयरमैन जहाँ तक मुझे याद है मोरारजी देसाई थे, पर ये सब चीज़ें कुछ हो नहीं सकी। नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था, वो भी भ्रष्टाचार और व्यवस्था बदलाव को लेकर था। जेपी ने एक लेख लिखा, शायद इंडियन एक्सप्रेस में वो लेख था कि युवाओं से क्या उम्मीद है, कि वो कैसे एक भ्रष्टाचार रहित नैतिक व्यवस्था बनाने में देश को मदद करेंगे, जिसके लिए गांधी से लेकर के हमारे क्रांतिकारियों ने, भगत सिंह, सुभाष बोस, इन सब ने अपनी कुर्बानी दी। उसी वक्त जेपी ने एक और बात कही थी। जेपी सरदार पटेल के पहले आलोचक थे। 74 में उन्होंने बड़ा एक लंबा लेख लिखा सरदार पटेल पर, पश्चाताप करते हुए कि सरदार पटेल कितने बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया। उसी क्रम में हम लोग युवा थे, पढ़ने की थोड़ी आदत पड़ी। दुर्गादास की मुझे किताब मिली। आप जानते हैं दुर्गादास आज़ादी की लड़ाई के सबसे प्रखर पत्रकारों में रहे। उनकी बड़ी चर्चित पुस्तक है इंडिया फ्रॉम लॉर्ड कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। हर भारतीय युवा को जो बेहतर भविष्य चाहता है या राजनीति में काम करने वाले को उस पुस्तक को पढ़नी चाहिए। उसकी भूमिका लिखी है जाकिर हुसैन ने। उसमें एक प्रसंग है कि आज़ादी के तत्काल बाद राजेंद्र बाबू ने पंडित जी से, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे, कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश रखने के लिए एक आयोग, ऑम्बुड्समैन बनाया जाए, जो राष्ट्रपति की भी मातहत हो सकता है या स्वतंत्र भी हो सकता है। पर दुर्गादास लिखते हैं उस पुस्तक में, जिसकी भूमिका जाकिर हुसैन ने लिखी है जी, कि पंडित जी को ये बात बहुत नागवार गुजरी। शायद उन्होंने महसूस किया कि हमारी कैबिनेट पर यह टिप्पणी होगी। उन्होंने बहुत बुरा माना और नाराज हो गए। उसका परिणाम क्या हुआ? वो बात वहीं रुक गई। जो पंडित जी आज़ादी की लड़ाई के दौरान जब बंगाल का अकाल पड़ा, उससे मौतें हुई, तो कहा था कि मैं चाहता हूं कि भ्रष्टाचारी जब हमारी सत्ता आएगी तो लैंप पोस्ट पर लटका दिए जाएं। जब राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र बाबू ने कहा, और मैं स्मृति के आधार पर कह रहा हूँ, उस किताब में उल्लेख है, राजेंद्र बाबू ने कहा कि नहीं तो यह कांग्रेस के ताबूत में आखिरी किल साबित होगी। दिस वॉज द वर्ड। मैं मेमोरी के आधार पर कह रहा हूँ, आप चेक करें जी। पर वो नहीं बना। उसके बाद मंत्रियों के भ्रष्टाचार के किस्से किसने उठाए? फिरोज गांधी ने उठाए। एक बड़ी चर्चित किताब है जिसे आज लोग याद नहीं रखते, मिनिस्टर्स मिसकंडक्ट, एजी नूरानी की। जी। पंडित जी के कैबिनेट में वीके कृष्ण मेनन से लेकर जो जीप स्कैंडल हुआ, जो जीपें आपके एक पराजय में एक कारण भी बताई जाती हैं, चाइना से जो पराजय हुआ, उससे सारी चीज़ें उसमें उल्लेख है कि उस वक्त के मिनिस्टर्स के मिसकंडक्ट क्या थे, करप्शन क्या थे। पर उस पर कोई अंकुश नहीं लगा। बाद में तो बढ़ता ही गया। हमारी एक प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल फिनोमिना है। जेपी ने आंदोलन शुरू किया, हमारे उसके बाद वीपी सिंह जी ने आंदोलन शुरू किया, पर कभी भ्रष्टाचार उन्मूलन का व्यापक असर नहीं हुआ। और तो और आपको याद होगा, माननीय नरसिंह राव जी जब प्रधानमंत्री थे तो वोरा कमीशन बना बंबई में विस्फोट के बाद। वोरा कमीशन ने बहुत साफ साफ कहा, जिसकी रिपोर्ट बहुत दिनों तक सार्वजनिक नहीं की गई, कि कैसे राजनीति से लेकर उद्योग से लेकर अपराधियों की क्या साठगांठ है। मैं सभी स्मृति के आधार पर आपको कह रहा हूं। तो शुरू से जो भ्रष्टाचार बढ़ना शुरू हुआ, वो पेड़ कैसे मजबूत हुआ होता गया और इतना विशाल पेड़ बन गया कि उसको, उसकी सफाई हमारे वीपी सिंह भी आए, इसी नारे पर आए, पर उस पर कोई बहुत कारगर कार्रवाई नहीं हुई। आज प्रधानमंत्री जी आह्वान करते हैं आपको लाल किला से, उसमें भ्रष्टाचार खत्म करने की वो बात कर रहे हैं। और बहुत काम हुआ है 14 के बाद भ्रष्टाचार उन्मूलन में। जैसे मैं आपको 2-4 उदाहरण के रूप में बता दूं। बेनामी संपत्ति कानून 88 में बना, 88 में बना, रूल्स नहीं बने। रूल्स आपको शायद 16 में बने हैं या 14 के बाद, कम से कम इस सरकार के आने के बाद बने हैं। उसके अंदर न जाने कितने लोगों की कितने हजार करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है। आज जितनी कार्रवाइयां भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही हैं, अगर उन दिनों हुई होती है, बेनामी संपत्ति के कानून उन दिनों बने होते, ब्लैक मनी रोकने के कानून उन दिनों बने होते,
दूसरा, ब्लैक मनी जनरेट कहां से होता था? सेल कंपनियां। इस सरकार ने काम किया, 3 लाख सेल कंपनियां खत्म की। वो सेल कंपनियां मनी जनरेट करती थी जो बाहर जाता था। आज तो 1-1 पैसे का पेमेंट होता है सीधे। तब वो दौर था जब एक प्रधानमंत्री जी ने कहा तब कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है वो गांव में 5 पैसे पहुंचता है या 15 पैसे पहुंचता है, तो 85 पैसे जो इधर बंट रहे थे उसको रोकने की कोशिश नहीं हुई। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के कारण सरकारें बदलती रही मनोज जी, पर किसी ने ये कोशिश नहीं की कि हम रक्षा सौदे बाहर से लगातार कम करें। कभी नहीं हुआ। भारत सबसे बड़े हथियारों का खरीदार बन रहा है। ये 14 के बाद क्यों कोशिश हो रही है कि हम स्वदेशी ताकत बनाएं? आज बड़े पैमाने पर आपका DRDO, बड़े पैमाने पर हथियार बनाकर देश में हम इस्तेमाल करें और एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग हथियार के क्षेत्र में। और आप जानते हैं कि हथियार के क्षेत्र में स्वावलंबी होने में लंबा समय लगता है, 10-15 वर्ष। पर बड़े पैमाने पर 14 के बाद, मतलब जिस बड़े पैमाने पर काम हो रहा है कि भारत हथियारों के मामले में भी आत्मनिर्भर बने, दुनिया हमारे साथ, तो हमारे यहाँ तो ये स्थिति हमने व्यवस्था ने रहने दी जी, व्यवस्था ने रही। तो ये भ्रष्टाचार कैसे कहाँ तक पसर कर गया। और आज भ्रष्टाचार पर जहाँ भी कार्रवाई होती है आप देखिए किस तरह से, मतलब उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। और आवाज़ उठाते कौन लोग? ये व्यवस्था के बड़े ताकतवर लोग हैं। गांव का गरीब आदमी, गरीब किसान, असमर्थ लोग वो भ्रष्टाचार नहीं करते। इसलिए जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करता है जनता उसके साथ होती है। अब मुझे कहने की जरूरत नहीं कि मौजूदा चुनाव में आप कई जगह देखें पिछले 14 के बाद, तो जो लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करते दिखते हैं उनको जनता समर्थन देती है। यानी जनता गलत नहीं है। ईडी कार्रवाई करती है तो कुछ दलों को तकलीफ होती है, कुछ सदस्यों को तकलीफ होती है, सवाल उठाए जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि मैंने कहा आपको, एक लाइन अभी लास्ट में कहा कि ताकतवर समूहों के खिलाफ जिन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं कार्रवाई आप करेंगे तो वो ताकतवर समूह है व्यवस्था के। इस व्यवस्था के भ्रष्टाचार में गांव का गरीब, किसान, आम नागरिक वो इन्वॉल्व नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे ये आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार बढ़ना शुरू हुआ और अनइंटरप्टेड आज तक चला। अगर यही ईडी की कार्रवाई, यही बेनामी कानून बनाने जैसा, यही बेनामी कानून ही सिर्फ नहीं, अनेक ऐसे कानून बनाए गए जो ब्लैक मनी को आज रोकते हैं। तो ये रेरा कानून 14 के बाद जब ये सरकार आई तो क्यों बना? ये पहले क्यों नहीं बना? लोकायुक्त का कानून 62-63 से बात हो रही थी, सरकार आके आने के बाद क्यों बना? ये पहले क्यों नहीं बना जी? आप यही, जब जनता की मांग से सरकारें बदल रही थी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार बदलकर केंद्र में सरकारें बन रही थी। 77 में जनता पार्टी भी बनी, आपको याद होगा जी। वही मूल मुद्दा था संपूर्ण बदलाव का। हमारे माननीय VP सिंह जी की सरकार आई। तो ये सारी चीजें अगर उसी वक्त हो गई होती कि बेनामी संपत्ति जो रखेगा हम कार्रवाई करेंगे, ये तो समर्थ लोग ही न रखते हैं, आप जानते हैं। तो ये कारण है कि ताकतवर लोग, समर्थ लोग, इस देश का जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, अगर उसके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो निश्चित रूप से वो नाराज होगा और अपनी आवाज उठाएगा। 3 लाख सेल कंपनियां इस देश में बनने लगी और गैरेज से हजारों हजार करोड़, लाखों करोड़ पैसे, गैरेज में किसी का दुकान चल रहा है वहां से सेल कंपनियों से पैसे आने लगी। तो इसी देश में हुआ है। 3 लाख उसके डायरेक्टर्स थे, रातों रात खत्म हो गए, कहीं आवाज नहीं उठी। तो हमारी सिस्टम ने पैरेलल ब्लैक मनी जनरेट करने का जो एक बड़ा जाल खड़ा कर लिया था, वही जाल ऊपर से जो 1 रुपया चलता था उसका 85 पैसा ले लेता था। ये वो ताकतवर ग्रुप था। आपने देखा कि जब अनिवार्य किया गया कि अखबारों में जब सरकारी दफ्तरों में जाएं, कॉलेजेस में जाएं, तो आपको अटेंडेंस देने के लिए वो आपको बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नियम बना। उससे पता चला कि एक आदमी फिक्टिशियस रूप से 10 जगह से तनख्वाह ले रहा था। आदमी नहीं है, तनख्वाह जा रहा है। राशन कार्ड 25 लोगों का चल रहा है, लेकिन सब फर्जी हैं। कितनी चीजें फर्जी पकड़ी गई हैं ये तो आपको मालूम है। अब डायरेक्ट आते ही सरकार ने बेनामी सारी चीजों पर कार्रवाई की। डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। कितना बड़ा बदलाव हुआ है। आप वही पैसे हैं जो सीधे लोगों के अकाउंट उसमें पहुंचे। इस बदलाव पे मैं आपसे और समझने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले, क्योंकि राजनीतिक मैं लौटकर परिवारवाद वो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। युवा दिनों में और आज भी डॉक्टर लोहिया के विचारों ने हम सबको बड़ा आकर्षित किया। और लोहिया के जिन विचारों ने हमें आकर्षित किया उनमें एक परिवारवाद के खिलाफ का नारा था।
सबसे अधिक उस वक्त परिवारवाद के खिलाफ लोगों का आह्वान और जिस एक व्यक्ति ने पूरा जीवन विपक्ष में रहते हुए उठाई वो डॉक्टर लोहिया थे। उनके साथ जो लोग पैदा हुए आज वो देखिए सारे के सारे परिवारवाद के जनक हो गए हैं। उनकी पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई हैं परिवार की। बहुत कम लोग एक आध जगह आपको मिलेंगे जिनकी पार्टियां निजी कंपनी के रूप में काम नहीं करती। अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन दक्षिण से लेकर उत्तर तक कई राज्यों में 35-35 वर्षों से परिवार के लोग दल के अध्यक्ष हैं। ऊपर जम्मू कश्मीर से आप शुरू करिए और नीचे तक चले जाइए, एक ही परिवार के पास 30 वर्ष 40 वर्ष पार्टी अध्यक्ष हैं। उसी परिवार के नाते रिश्तेदार 20-20 25-25 40-40 लोग इफेक्टिव पोस्ट पर हैं। पार्टी एमपीज एमएलए एक ही परिवार से, उनके नाते रिश्तेदार। तो ये तो नया राजतंत्र है लोकतंत्र के अंदर। लोकतंत्र से अच्छी कोई व्यवस्था मनोज जी नहीं हो सकती जी। लेकिन लोकतंत्र की स्पिरिट को खत्म करने का काम है। लोहिया, जयप्रकाश या बाकी पुराने लोगों की यह मांग थी कि दलों के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र होगा तब लोकतंत्र काम करेगा। तो दलों के अंदर तो हमने राजतंत्र कायम कर लिया, अब बाहर लोकतंत्र की बात हम कर रहे हैं। बड़े दलों के साथ एक समस्या, बड़े दल चाह करके भी वो राजतंत्र नहीं कायम कर सकते दलों में, क्योंकि वो पूरे देश में फैले होते हैं। तो उनके यहाँ कोई ना कोई डाइवर्स आवाज उठ जाएगी। पर छोटे दल जो अलग अलग अपने राज्यों को अपना उन्होंने एक तरह से अपना जागीर बना लिया है और परिवार के रूप में राज कर रहे हैं, आप उनका इतिहास उठाकर देखिए, कोई 30 वर्षों से 35 वर्षों से या तो विपक्ष में है या सत्ता में है, और पार्टी और सरकार और संसदीय व्यवस्था में उनका कब्जा है। इस व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या पहल की आप उम्मीद करते हैं? क्या किससे पहल की उम्मीद? क्या कोई ऐसा नियम कायदा कानून बने? क्यों नियम कायदे कानून शायद बन सकते हैं, नहीं बन सकते, वो एक अलग बहस का मुद्दा है। क्या जनता को और ज़्यादा प्रभावी भूमिका निभानी पड़ेगी इस जनतंत्र में, इस लोकतंत्र में? दोनों ही। जनता हमेशा सजग रहे, वॉचडॉग के रूप में रहे, और विधायिका बड़ा काम कर सकती है। कैसे मनोज जी? अब आज की तारीख में आपको बताऊं, जब मैं यहाँ उपसभापति के रूप में काम करने लगा तो मेरी हमेशा दिलचस्पी रहती थी मनोज जी की व्यवस्था कैसे बदले और क्यों बहुत कारगर नहीं हो पाता। तो कुछ चीज़ों को मैं देखता था जब कानून बनता था तो पास होते वक्त। जैसे मैं कुछ उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, ये इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट ये 56 में बना था, 2056 के बाद 2019 में बदला। हम रोना रोकते थे कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी है, एमबीबीएस डॉक्टर पूरे नहीं हैं, एमडी नहीं है, पर हम 56 का एक्ट चला रहे थे 19 तक। और वो कौन सा एक्ट था जिसको 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा ये डेन ऑफ करप्शन है, 2001 में दिल्ली हाई कोर्ट का। और नॉलेज कमीशन रिपोर्ट थी अक्टूबर 2007 में, जिसने कहा कि इसको तत्काल इस एक्ट को बदलने की जरूरत है। आज दुनिया जिस स्पीड से बदल रही है टेक्नोलॉजी की सेरा में, 2 महीने 4 महीने में टेक्नोलॉजी दुनिया को बदल रही है। 56 का एक्ट आपके यहाँ एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। मैं आपसे जानना चाहता हूं विस्तार से इस मुद्दे को, क्योंकि मुद्दा राजनीति और टेक्नोलॉजी से जुड़ा है और हमारी संसदीय व्यवस्था पर टेक्नोलॉजी का असर, और साथ ही जिन आप बिलों की बात कर रहे हैं व्यवस्था की दृष्टि से, कई बिल ऐसे हैं जो सालों से अटके रहते हैं, रुके रहते हैं, सुधार होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब 75 साल बाद सुधार हो रहा। मैं वही कह रहा हूं आपको कुछ उदाहरण के साथ। मैं आपके लिए कुछ उदाहरण चुना, जैसे इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट का। अब इसका कुप्रभाव क्या पड़ा? कुप्रभाव किस रूप में पड़ता था कि करप्ट लॉबी देश में कोई सुधार मेडिकल क्षेत्र में होने नहीं देती थी। न पूरे डॉक्टर आपको होते थे, न कॉलेजेस खुलते थे, भ्रष्टाचार फैला हुआ था। आप रोना रोते थे कि डॉक्टर्स का देश में कमी है। उसकी वजह थी कि विधायिका ने अपना काम अगर अच्छी तरह किया होता तो आज हालात ये नहीं होते। उसी तरह मैं मोटर व्हीकल एक्ट का, हम पार्लियामेंट्रियंस या विधायिका के लोग रोना रोते हैं कि अदालतें क्यों हमारे काम में हस्तक्षेप करती हैं। मैं जब देखा कि 1988 का कानून यह बना था, इसके पहले 88 में बना था, फिर बना 2019 में, 31 वर्षों बाद। हमारे यहाँ क्या विधायिका ने इस पर गौर नहीं किया कि उदारीकरण के पहले, 90 के पहले भारत में 1% व्हीकल्स थे, दुनिया में जो व्हीकल्स थे उसका 1% भारत में था। और बाद में जो दुनिया में जितनी गाड़ियां हैं उसका 11% व्हीकल आपके देश में हो गए। सड़कें वही, और एक्सीडेंट्स दुनिया में सबसे अधिक होने लगा।
तो लोग अदालतों में जाने लगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वगैरह आपको निर्देश देने लगा कानून बनाए। पर अगर 88 का मोटर व्हीकल एक्ट हमने बदल दिया होता कि हमारे यहाँ गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ रही है, उदारीकरण के बाद नए नए तरह के व्हीकल्स आ रहे हैं, तो आज हालात वो नहीं होते। ये इस किस्म का आपके यहाँ सड़कों की कमी नहीं होती, गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई, सड़कें कम करें, एक्सीडेंट्स बढ़ते गए, और एक्सीडेंट्स रोकने के लिए आपने रूल्स नहीं बनाए। उसी तरह अभी पास हुआ 2023 में टेलीकम्युनिकेशन का 3 बिल, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का, वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 का, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजीशन एक्ट 1950 का। ये कॉलोनियल एरा के एक्ट आज दुनिया को टेक्नोलॉजी ने एक गांव बना दिया है। उस टेक्नोलॉजिकल एक्ट्स को आप 100 150 वर्ष पुराना अंग्रेजों के जमाने का रख रहे हैं। कैसे देश प्रगति करेगा? ये काम किसका है? तो विधायिका का है। तो क्यों नहीं हम इतने विधायिका के लोग इफेक्टिव होकर, ये तो दलों की सीमा की भी बात नहीं है जी। उसी तरह मैं फूड एडल्ट्रेशन के बारे में आपको बताऊं, हम सारे दलों के लोग रोज सवाल उठाते थे कि एडल्ट्रेटेड फूड के द्वारा इतने लोगों की मौत हो रही है, कैंसर बढ़ रहा है, पर उस एक्ट में आप जाइए तो वो भी वही हालत मैंने देखा। ये डाक विभाग अभी 23 में पास हुआ, कितना पुराना अंग्रेजों के जमाने का एक्ट था। अभी ये वायरलेस वाला जो एक्ट था, इसमें ये था कि आपके घर वायरलेस का तार भी रखा मिल जाए, मैं लेमैन भाषा में कह रहा हूं, तो आप गिरफ्तार किए जा सकते थे। ये अंग्रेजों के जमाने का कानून था, ये आज तक चल रहा था, अभी आपने खत्म किया। दूसरा बता रहा हूं, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, जिसका मैंने आपको उल्लेख किया, ये 88 में बना, इसके रूल्स नहीं बनाए गए। इसी का परिणाम हुआ कि भ्रष्टाचार देश में बढ़ता गया। अगर ये सब चीजें पहले हो गई होती तो शायद आज ये किसी सरकार को भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके सफाई की जरूरत नहीं पड़ती, पहले से ही देश में आपकी एक व्यवस्था कारगर रहती। उसी तरह से ये 2016 में बन पाया, 28 वर्षों बाद कानूनी बना। इसी तरह ड्रग्स कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में बना था, 2021 में इसका रिवीजन नया कानून बना। बड़ा मुद्दा मैं लगातार सुनता था, मनोज जी आप भी सुनते होंगे, कि बैंकों के इतने पैसे राइट ऑफ हो गए, फला हो गए। बैंकिंग कमीशन का, लॉ कमीशन की पहले रिपोर्ट थी, लेकिन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC कानून 2016 में बना। अब जो इस तरह से बैंकों का पैसा डुबाते हैं, उनकी संपत्ति लाखों करोड़ की, कितने लोगों की संपत्ति पकड़ी गई, पहले ये नहीं होता था। तो क्यों ये सब सारे कानून नहीं बनता था? 2001 में NL मित्रा कमेटी ने प्रपोज किया था कि बैंक्रप्सी कोड बनाइए, ये अब बना। डैम सेफ्टी, बाढ़ों के बारे में, हर राज्य बाढ़ के बारे में आप देखते हैं क्या स्थिति थी, ये कानून 88 में बना था। अभी 33 वर्षों बाद 21 में बना। क्या हुआ कि स्टेट्स को ये बिल पास करना था, नया ड्राफ्ट 2002 में बना, पार्लियामेंट 2010 में उसका कार्यकाल बिल का लैप्स कर गया ये बिल, नया बिल पास हुआ 21 में। और इन तटबंधों के टूटने से कितनी जगह बाढ़ में डूबते गए लोग, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसकी रही? तो ये तो पार्लियामेंट का काम है। अभी एक लैंडमार्क बिल पास हुआ और उस पर कितना होमवर्क हुआ है 3-4 वर्षों का, वो आपने अखबारों में और खबरों में देखा होगा। पार्लियामेंट की कमेटी भी बनी। भारतीय न्याय संहिता बिल 2023, इंडियन पेनल कोड 1860, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023, ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, ये 1973 का था। भारतीय साक्ष्य बिल, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये 1872 का। हम लोग जब युवा थे तब से सुनते थे कि अंग्रेजों के ज़माने के कानून हैं, इसलिए अपराधियों को सज़ा कम मिलती है, इनको बदलो। जब मैं सदन के अंदर स्पीच सुन रहा था माननीय गृह मंत्री जी का, तो उन्होंने जो न्याय की अवधारणा बताई 8-10 हज़ार पहले से जो भारतीय परंपरा में रही और सबका नाम लिया, और ये एक्ट अगर आज से बहुत वर्षों पहले बन गया होता तो रेप से लेकर बाकी चीज़ों में जो मतलब आज स्थिति दिखाई देती है कि कई जगह ये गलत चीज़ें हम रोक पाने में थोड़ा समय लग रहा है, तो शायद बहुत चीज़ें रुक गई होती। हम सबसे अधिक प्रॉब्लम मैं आपको बताऊं कि गांव में चले आए, दूसरे जगह कोई आदमी FIR कराना चाहता है किसी ताकतवर के खिलाफ, तो FIR वर्षों तक नहीं होता था। अब कहीं भी वो FIR कर सकता है। मैं आपको प्रेस रजिस्ट्रेशन बुक्स एक्ट के बारे में बताऊँ।
1867 का एक्ट था, वो अभी बना, उसका रिवीजन हुआ। आपको ऐसे अनेक कानून दुनिया में अब जो नए कानून बन रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है, उसमें कानून भी समय के साथ ही प्रासंगिक रहे, उनमें सनसेट क्लॉजेज लग रहे हैं। अब हमारे यहाँ भी एग्जामिन हो रहा है कि सनसेट क्लॉज लगना चाहिए, अभी डिबेट की स्थिति में हम लोग ये बात उठाते हैं। ऐसे मतलब 2015 से लेकर 14 से लेकर के ऐसे मतलब प्रयास जो शुरू हुए, ऐसे अनेक कानून हैं। मैं चूंकि समय कम होगा इसलिए मैं विस्तार से गए बगैर एक और महत्वपूर्ण चीज़ लास्ट में बता दूं। रिपील ऑफ ऑब्सलीट लॉज 15 के बाद 23 तक, अभी हाल तक इस सेशन में भी लगभग आप समझिए 8 बार हम लोगों ने 1544 पुराने कानून जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई उनको खत्म कर दिया। हर राज्य में अपने कानून अलग अलग हैं, उन कानूनों को खत्म करने की भी कोशिश उसी रूप में होनी चाहिए। विधायिका का काम है, तो विधायिका इस रूप में आज की तारीख में अपना यह फर्जी कर बहुत बड़ा काम। हरवंश जी, विधायिका की आपने बात की, जाहिर सी बात है विधायिका से ही एक बहुत बड़ा व्यवस्था में बदलाव आता है, लेकिन सदन में हंगामा, नारेबाजी, प्ले कार्ड्स लेके आना, सदन को ना चलने देना, इसमें कैसे कानून बनेगा? क्योंकि सरकार को या किसी दल को जनादेश मिलता है सरकार चलाने के लिए, सरकार कानून बनाती है लोक कल्याण के लिए, देश के हित में, समाज के हित में, लेकिन अगर सदन नहीं चलेगा, नारेबाजी होगी, तो व्यवस्था कैसे बदलेगी, कैसे सदन चलेगा? एक बड़ा मुद्दा है। आपने बड़ा बुनियादी सवाल उठाया, क्योंकि जो भी देश में इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत सरकार बनती है उसको 5 वर्ष का मैंडेट होता है, वो लोकसभा से चुन करके आती है। हमारे यहाँ संवैधानिक या रूल्स प्रोसीजर की व्यवस्था है कि सरकार जो नीतियाँ बनाना चाहें, जिस तरह की चीज़ें वो चाहें वो लाए, उस पर सदन कहा भी जाता है कि गवर्नमेंट प्रपोज करती है, अपोजिशन अपोज करता है और पार्लियामेंट डिस्पोज करती है। यानी कोई भी चीज़ एक्ट के रूप में, कानून के रूप में लाने की कोशिश होती है सरकार के द्वारा, तो 2 तरह की स्थिति बनती है। सरकार उसके पक्ष में बात करेगी, विपक्ष उनको जिन चीज़ों पर आपत्ति है उसके लिए वो अपना विरोध करेगा, पर सदन का काम तो है कि उसको डिस्पोज करे। अगर हम डिस्पोज ही नहीं करें तो इसका मतलब कि हम चुनी हुई सरकार के कार्यकाल के तहत जो उनको काम करना है वह दायित्व तो हम निभा नहीं रहे हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी के साथ साथ हम जो पीपुल्स मैंडेट है उसके खिलाफ भी हम काम कर रहे हैं। बार बार हमारे मौजूदा जो नए चेयरमैन हैं राज्यसभा के माननीय श्री जगदीप धनखड़ जी 2 चीज़ों पर बराबर जोर देते हैं और शुरू से कह रहे हैं आने के बाद, क्वालिटी डिबेट और किस तरह से हम अच्छा डिबेट करके ऐसे मुद्दों को उठाएं। आपने देखा कि जब हाउस अच्छी तरह चलता है तो 0 आवर में किस किस तरह के मुद्दे देश के सारे हिस्सों से सारे दल उठाते हैं। क्वेश्चन आवर में किस तरह से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन से ही सरकार पर आप अकाउंटेबिलिटी रख सकते हैं। विधायिका ही न तो सरकार पर नजर रख सकती है, सरकार पर निगरानी रखने, सरकार की जवाबदेही तय करने का काम भी विधायिका का है। पर आज़ादी के 25 वर्ष होने, 50 वर्ष होने पर अगर संसद संकल्प ले मनोज जी कि हम क्वेश्चन आवर किसी भी हालत में बाधित नहीं करेंगे, 0 आवर किसी भी हालत में बाधित नहीं करेंगे, क्योंकि ये सरकार पर नज़र रखने का, सरकार पर अंकुश रखने का हमारा सबसे प्रभावी इलाका है, उसको भी हम न चलने दें, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोकतंत्र को, हम विधायिका के लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं। आपने सर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये सामने रखा कि प्रश्नकाल चले, शून्यकाल में चर्चा हो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी या लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी लगातार इन बातों पर जोर देते हैं, सदन में चर्चा हो, मुद्दों पे बात हो। सरकार भी कहती है हर मुद्दे पे चर्चा होगी, लेकिन एक मेरा सवाल आपसे कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उनकी जिस तरह से मजाक बनाना या उन पर टीका टिप्पणी करना, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यह सवाल व्यक्तिगत नहीं है किसी का, लेकिन यह व्यवस्था से जुड़ा सवाल है। यह सबसे गंभीर है। आप लोकतंत्र की जड़ और बुनियाद पर हमला कर रहे हैं। ये सारे पद, ये संवैधानिक पद हैं और अत्यंत महत्व के पद हैं। लोकतंत्र से अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती मनोज जी, और आप जो ये काम कर रहे हैं उससे लोकतंत्र की जड़ को कमजोर कर रहे हैं। इस तरह का हंगामा करना, इस तरह के बड़े पदों पर मर्यादित जो काम लोग कर रहे हैं बैठ करके उन पर किसी किस्म की कोई चीज़ कह देना, ये आप
लोगों में लोकतंत्र के प्रति अनास्था पैदा कर रहे हैं। आप याद रखें कि जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं वो लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। वो युवा पीढ़ी और लोगों के अंदर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अनास्था पैदा करेंगे। अब बड़े पदों पर जो लोग बैठे हैं जिनका उल्लेख किया, चाहे हमारे स्पीकर साहब हों, हमारे चेयरमैन साहब हों, उनकी मर्यादा क्या है मैं आपको उल्लेख करना चाहता हूँ। बीच में हम लोगों की मर्यादा ये है, जो चेयर पे बैठे हैं बड़े वरिष्ठ लोग हैं हमारे चेयरमैन, तो बाकी जो पैनल में भी लोग होते हैं उनकी मर्यादा है कि हम चेयर पर जो कुछ कहते हैं हम सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकते। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि आम तौर से हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रोज जो बातें कही जाती हैं उसका जवाब नहीं दे सकते। यही परंपरा लोकतांत्रिक चलती आ रही है। दो उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। बीच में कहा चला कि हमारे यहाँ हम बोलते हैं तो माइक ऑफ कर दिया जाता है। ये आरोप आपने सुने होंगे। अब फैक्ट इसका सुनिए। दो उदाहरण मैं आपको देकर बताना चाहता हूँ। पहला, हमारे यहाँ 0 आवर होता है जिसमें कहीं कोई व्यक्ति अपना मुद्दा उठा सकता है, और पहले से जब से ये चल रहा है तब से 3 मिनट ही आप बोल सकते हैं। वहाँ जो इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है अब टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन के बाद, आज से नहीं, हम पुराने सदन में थे उसी वक्त से सबसे चल रहा कि 3 मिनट होते ही आपकी बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी, स्वतः खत्म हो जाएगी। ये पहले भी होता था, जब से राज्यसभा लोकसभा चल रही, इन्हीं नियमों का पालन हो रहा है। पहले कोई सदस्य बाहर जाकर ये बात नहीं कहता था, आज लोग कहते हैं तो हम कहां सफाई देने जाएं? आप बताइए। इसी तरह से मान लीजिए स्पेशल मेंशन का है कि 240 शब्दों में है, वो देखा जाता है आपको पढ़ना है, उससे अतिरिक्त जैसे पढ़ेंगे वो खत्म हो जाएगा। आप फिर भी बोलना जारी रखते हैं। आप जानते हैं कि नियम और प्रक्रिया के तहत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें पक्ष विपक्ष दोनों के लोग होते हैं, सबकी राय और सहमति से सब चीजें तय होती हैं। तो राय सहमति बनाने में आप एक मत से उपस्थित रहते हैं, पर अंततः फाइनल डिसीजन जो रूल्स प्रोसीजर में पूरे सदन ने दिया है उन नियमों को पालन तो करेंगे। माननीय चेयरमैन को अधिकार है कई चीज़ों के बारे में, क्या है उस अधिकार के तहत अगर वो कोई निर्णय लेते हैं, शुरू से सिंस मतलब जब से आपकी राज्यसभा बनी या लोकसभा का गठन हुआ तब से मैं कह रहा हूं, तब से उन लोगों का निर्णय अंततः उनको दिए गए अधिकारों के तहत होता है, उसी का पालन करते हैं हम लोग। अब आप कहते हैं कि नहीं जो हम कह रहे हैं वही माना जाए, वो नियम ना माना जाए, ये व्यवस्था चल सकती है क्या? जी। और इस पर आप हल्ला करते हैं। भाई आप किसी चीज को पसंद नहीं करते तो डिबेट करके पब्लिक ओपिनियन करा के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप जिसे नापसंद करते हैं उसके खिलाफ जनमत बना दीजिए। यही तो व्यवस्था का अंग है। पर आप इसके लिए सदन ही न चले और चलने दें और आप कहें कि जो हम कह रहे हैं वही हो। अब एक और नियम है रूल्स और प्रोसीजर में राज्यसभा का बता रहा हूं। 2 नियम ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो विषय है बोलने का आप उसी पर बोलेंगे, टू द पॉइंट बोलेंगे। अगर नहीं बोलते हैं तो वो नहीं पार्ट बनेगा उसका, उसमें कानून में है, आपके रूल्स प्रोसीजर में। अब बिल है मान लीजिए बिल्डिंग्स के बारे में और आप स्पेस के बारे में बोलने लगे तो रूल कह रहा है। अब इसके तहत पहले भी चेयर कार्रवाई करता था, आज भी करता है। तो आज के हालात ये हो गए हैं कि आप कहते हैं कि नहीं चेयर हमको बोलने नहीं दे रहा जी। तो ये मिसकॉन्सेप्शन जो क्रिएट किया जाता है, अब इसको कहां हम लोग कैसे कन्वे करें? ऐसी अनेक चीजें मैं आपको बता सकता हूं। पार्लियामेंट तो डिस्कशन और डिबेट के लिए है ना, और हम फैसिलिटेट करने के लिए चेयर में, और चेयर हमेशा लोगों की राय के अनुसार चलता है। हरवंश जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा और उभर के आता जो मैं देख रहा हूं, एक बड़ा बदलाव पिछले कुछ अरसे में, कि क्या वो स्वतंत्रता के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, क्योंकि संसद सदस्य के रूप में कुछ असीमित शक्तियां प्राप्त हैं जो संविधान ने दी है, इसका उल्लेख कुछ सदस्य लोग करते हैं कि सदन में कुछ भी बोल देना, कुछ भी कह देना, ये कितना उचित है? क्योंकि ऐसे प्रकरण देखने में आए, कुछ भी दिखा देना, कोई भी फोटो दिखा देना, कोई भी बात कह देना, उसमें आधार है या नहीं है, तथ्य है या नहीं है। मोस्ट इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट। अभी जो प्रकरण एक हुआ कि एक बड़े देश के महत्वपूर्ण पद पर टिप्पणी की गई, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी का इससे बड़ा दुरुपयोग क्या हो सकता है? मैं आपसे मनोज जी जानना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद जो बड़े पदों पर लोग बैठे थे उन पर टिप्पणी गंभीर कुछ की गई
उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई है, आप दस्तावेज निकाल कर देख लें। किसी ने कुछ किताब लिख दी, वो किताब कैसे बैन की गई वो निकाल कर देख लीजिए। आपातकाल में क्या हुआ वो आप निकाल करके देख लें। ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है कि आप किसी के बारे में कुछ भी कह दें। गांधी कहा करते थे कि इनडिसिप्लिन, इररिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सबसे बड़ा फैटल है लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए। ये चीजें हमारी व्यवस्था को घून की तरह नीचे से उसकी नींव खत्म कर देंगी। अब मैं आपको बता रहा हूं मीडिया के बारे में कि इन चीजों के बारे में या भारत के बारे में जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया का कॉन्सेप्ट है, उस पर भी संसद या उसमें हम खुलकर के जब चर्चा करते हैं तो हम कभी भी एक अपने पूरे देश के हित से की दृष्टि से ऊपर नहीं उठ पाते। आज़ादी के बाद से जिस तरह से सरदार पटेल पर, गांधी जी पर, हमारे पंडित जी पर, जवाहरलाल जी पर, इंदिरा जी पर जो वेस्टर्न मीडिया ने टिप्पणियां की, पंडित जी ने कहा कई प्रसंग में कि ब्रिटिश मीडिया है। सरदार पटेल पर जिस तरह से की हैं, सरदार पटेल के बांग्मय में इसका वर्णन है। इंदिरा जी जब प्रधानमंत्री बनी और अमेरिका गई, जिस तरह से चीज़ें लिखी गई वेस्टर्न मीडिया में उनके बारे में, जो कमेंट किए गए, इंडिया कम्स बेगिंग, हमारे यहाँ अकाल की स्थिति थी, वो लौटी। उसके बाद हमने संकल्प लिया कैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हो। दैट वाज ए ग्रेट डिसीजन जी। तो वो वेस्टर्न, अभी कोविड के दौरान वेस्टर्न मीडिया इतना बायस्ड रहा है भारत के प्रति। आपको याद होगा कि भारत में लोकतंत्र के बारे में यही वेस्टर्न मीडिया लगभग सैलिक हेर्समैन के साथ किताब है, इंडिया द मोस्ट डेंजरस डिकेड अहेड, 60s में, कि कैसे भारत टूटने बटने वाला है। एक वो नेवली मैक्सवेल, वो टाइम्स के करस्पॉन्डेंट होते थे लंदन के यहाँ, जिन्होंने 63 वगैरह में शायद तीसरे चुनाव में लिख दिया था कि भारत में अंतिम चुनाव होने वाले हैं, यानी लोकतंत्र खत्म होने वाला है। उन्होंने इंडिया चाइना वार पुस्तक लिखी, उसमें भारत को आक्रमणकारी ठहरा दिया। तो बाद में उनको देंग सियाओपिंग वगैरह चीन ने बुलाया था, आप समझ सकते हैं। ये वेस्टर्न मीडिया का अप्रोच रहा है। हम भारत में इस पर भी एक मत नहीं है। लोकतंत्र की जड़ें भारत में हजारों वर्ष पुरानी हैं। हमारे यहाँ आप डिबेट की बात, लेकिन तो सवाल अब विदेश में जाके ही भारत के लोकतंत्र पर उठाते हैं, हमारे देश के नेता ही कुछ उठा रहे हैं। तो आप समझे कि हम देश के लोग अपने देश के बारे में दलों से ऊपर नहीं उठ सकते क्या? देश है तभी हम लोग हैं। आज देश दुनिया में, देश का परसेप्शन बदला है। मैं जब पहली बार विदेश गया था 94 में, तब देश को लोग कहते थे, या मीडिया में पाता था, सपेरों का देश, जादूगरों का देश, साधु संतों का देश, गरीबों का देश, इस तरह के एडजेक्टिव्स और बाकी चीज़ें हमारे लिए इस्तेमाल होते थे। आज टर्निंग पॉइंट है। आप जाएं, भारत का ग्रोथ रेट इतना कैसा हो गया, भारत कोविड का इतना इफेक्टिव हैंडलिंग कैसे कर लिया, जिस कोविड के बारे में इन लोगों ने फोरकास्ट किया था कि भारत सबसे अधिक प्रभावित होना है, भारत की इकॉनमी इतनी कैसे अच्छी हो रही है, ये भारत किस रूप में सामर्थ्यवान देश बन रहा है। आज दुनिया के दूसरे फोरमों पर जाइए तो भारत की जो प्रेस्टीज हम लोग देखते हैं, मतलब लगातार विदेशों में जो देखने को मिलता है, वो गौरव देता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर आता है कि सदन में महत्वपूर्ण बिल आता है, विपक्ष सदन में नहीं है, चर्चा उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से होनी चाहिए। इस स्थिति को कैसे आप देखते हैं, कौन जिम्मेदार इसके लिए? दरअसल बहुत पहले मैंने एक चीज़ पढ़ी थी, और इस टेक्नोलॉजिकल एरा में आपको मैं कहना चाहूँगा, समय यानी टाइम और लहरें, नदियों और समुद्र की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। ये जो चेंज और जो जिन कानूनों का मैंने बताया आपको, इसको मैंने इस ढंग से सोचना शुरू किया कि ये कानून जो विलंब से बनाए गए, इसका क्या सोशियो इकोनॉमिक, सामाजिक और आर्थिक कीमत इस मुल्क ने क्या चुकाई है। अपराध में ये कानून अगर बहुत पहले बन गए होते तो आपके यहाँ क्या स्थिति होती अपराध कंट्रोल करने की? क्या अदालतों में इतने मामले पेंडिंग होते, या होते तो फिर आप उसको नया कानून बना के कम करते। पर आप 100-150 वर्षों का गुलामी का, जिसमें आज भी ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के शब्द, सैकड़ों शब्द इस्तेमाल है क्वीन के से लेकर बाकी लोगों का, वही कानून ढो रहे हैं। बेनामी संपत्ति एक्ट जब करप्शन बढ़ा था तो क्यों नहीं बनाया आपने? इन जो सेल कंपनियां जो ब्लैक मनी जनरेट करती थी, उनको क्यों नहीं रोका आपने?
ये जो प्रयास हुआ कि सारे पैसे लोगों के अकाउंट में सीधे दिए जाएं, ये पहले क्यों नहीं हुआ? मान लीजिए कह सकते हैं टेक्नोलॉजी नहीं थी, दूसरे मेथड अपनाए जाते, पर क्या कोशिश हुई? एक बहुत बड़ा मुद्दा और उभरता है यहाँ पर, क्योंकि हम संसदीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं और संसदीय व्यवस्था में हमारी जो सदन है, जहाँ पर देश के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, चुनकर आती जनता भेजती है ताकि कोई अच्छा कानून बने, अच्छी चर्चा हो। सदन से कोई मान लीजिए बिल पारित होता है, वो कानून बनता है, सर्वसम्मति से बिल पारित हो जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देती है, खारिज कर देती है। मैं जिक्र उदाहरण के लिए अगर न्यायिक सुधार आयोग की बात की जाए, उस तरह का एक कानून उससे संबंधित आया था, सदन से पारित हुआ था। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम विधायी की व्यवस्था की बात करते हैं, कामकाज की बात कर रहे हैं, और हमारे यहाँ चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, सबके अपने अपने दायित्व हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये आप देखें, जो हमारे यहाँ संविधान बनाने वाले लोग थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या संविधान सभा के बाकी सारे सदस्य, उनके डिबेट्स पढ़े आप, उन्होंने जिस व्यवस्था की कल्पना की उसमें तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, अपने अपने दायरे में काम करेंगे बेहतर तरीके से। और फंडामेंटली तो संसद सर्वोपरि इच्छा को व्यक्त करती है, न्यायपालिका को भी अपनी सीमा इन चीजों में समझनी चाहिए। न्यायपालिका जो लोगों का विल है, जो वक्त की जरूरत है, उसके अनुसार समाज बदलने का दायित्व संविधान ने विधायिका को दिया है, संसद को दिया है, विधानसभाओं को दिया है। वो कानून बनाने का अधिकार वहां नहीं है। न्यायपालिका उसका इंटरप्रिटेशन कर सकती है, न्यायपालिका उस पर सुझाव दे सकती है, कह सकती है, या कोई कमी रह गई उसको बता सकती है, पर ये तो अधिकारों का बंटवारा है। मुझे उम्मीद है कि आज़ादी के 75 वर्षों तक बहुत सक्सेसफुली ढंग से हम लोगों ने लोकतंत्र चलाया है। मनोज जी, हमारे साथ जिन्होंने लोकतंत्र की यात्रा शुरू की, अपने पड़ोसी देश की बात मैं नहीं करता, बहुत सारे देश वो बढ़ नहीं सके। हम इसलिए लोकतंत्र की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, और अगले चुनाव में तो 100 करोड़ के लगभग हमारे मतदाता होने वाले हैं। ये इसलिए है क्योंकि हमारी जड़ें लोकतंत्र की बहुत पहले से रही हैं। हमारे यहाँ आप बौद्धों के समिट्स उठाकर देखें, जैनों के आप देखें सारा, या पहले जो लिच्छवी वगैरह का शासन होता था। हमारे यहाँ दक्षिण में कई ऐसे राज्य मिलेंगे आपको जहाँ उल्लेख है, आज भी एक जगह तो मंदिर में उल्लेख है कि राइट टू रिकॉल के तहत गलत प्रतिनिधि को वापस बुलाते थे। यानी बैठ करके फैसला करना, ये हमारे विचारों का अंग रहा, इसलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र लगातार मजबूत हो रहा है। पर और मजबूत करने के लिए इन तीनों क्षेत्रों को, कार्यपालिका को, विधायिका को और न्यायपालिका को, अपनी अपनी सीमाओं का पालन करना ही चाहिए, और एक दूसरे के लिए जो रेखांकित चीज़ें संविधान में है उसका सम्मान करना चाहिए। एक सवाल आपसे और मेरा, क्योंकि बात दलीय व्यवस्था की आती है, आप भी चुनकर आए, आपको राज्यसभा आपके दल ने भेजा, और एक महत्वपूर्ण भूमिका आती है कर्तव्य की। ठीक है, दल के प्रति जिम्मेदारी होती है, लेकिन एक कर्तव्य होता है। कुछ सवाल उठते हैं कि अगर दल ने आपको चुन के भेजा तो आप दल की सुनिए। अब ऐसे में सदस्य जो है वो दल की सुने या जो कर्तव्य उसको है उसका, क्योंकि सदस्य होने के नाते उसका कर्तव्य सदन के प्रति भी है, इस व्यवस्था के प्रति भी है, संसदीय व्यवस्था के प्रति भी है, जो परंपरा हमारी है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अक्सर ये सवाल उठता है। मैं बहुत साफ बोलता हूं, मैं आपका संदर्भ समझ गया, मैं बता रहा हूं आपको। जैसे खुद मैं अपने उदाहरण से आपको बता रहा हूं। मैं जब दल के सांसद के रूप में था तो दल के लिए जो भी बेस्ट था मैंने किया। दल के साथ इन्वॉल्वमेंट, संसद में मेरी भूमिका आप दल के रूप में देखें। जिस क्षण मैं चुन ली गया इस पद के लिए, तो मैंने आभार दल का भी व्यक्त किया, लेकिन यह एक नया दायित्व मिला। और हमारे पहले जितने लोग इस पद पे रहे हैं, यह संवैधानिक पद है। सरकारें आती जाती रहीं या समर्थक अपना दृष्टि बदलते रहे, पर यह संवैधानिक पद की मर्यादा रही कि वो सारे लोग बने रहे। हमारे पहले आप देखें, जो हमारे डिप्टी चेयरमैन थे,
वो दूसरे दल के थे। उसके पहले 77 ऑनवर्ड्स देखें, डिप्टी चेयरमैन का पद जो है, सरकारें नई नई आती गई पर उस पर जो लोग भी रहे वही कायम रहे। तो ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो संविधान ने जब हमें यह दायित्व सौंपा तो उसकी मर्यादा को रखना भी मेरा दायित्व है। तो संवैधानिक मर्यादा दलीय मर्यादा की तुलना में वहाँ बढ़ जाती है। हम इस रूप में दर्ज हों कि हमने संवैधानिक मर्यादा का पालन नहीं किया, ये इसके पहले नहीं हुआ, तो क्या मुझे करना चाहिए, ये सवाल था। और मैं तय किया कि नहीं, मैं संविधान ही है जो इस देश को एक रखा हुआ है, इसका पालन करूंगा। उसके पहले एक और अपने यहाँ जो परंपरा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं गांव से आता हूँ। हमारे यहाँ गांव में कहा जाता है कि जब गांव की जरूरत पड़े तो घर के हित का त्याग, गांव के हित की जरूरत, जिले के हित की जरूरत पड़े तो गांव के हित का त्याग, प्रदेश के हित की जरूरत पड़े तो जिले के हित की त्याग, जब देश के हित की जरूरत पड़े तो प्रदेश का त्याग। तो देश और संविधान पहले है, निजी या दल या व्यक्तिगत चीजें बाद में। इस देश में असंख्य उदाहरण हैं और मैं उन परंपराओं का पालन करने वाला हूं। हरवंश जी, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा एआई से संबंधित है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, व्यवस्था पर उसका खासा असर देखने को मिल रहा है। तमाम तरह के लोक कल्याण के काम भी अब टेक्नोलॉजी के जरिए हो रहे हैं, नई नई तरह की टेक्नोलॉजी उभर के सामने आ रही है। आप कैसे देखते हैं इन पहलुओं को? मैंने आपसे कहा था पिछली दफ़ा चर्चा के दौरान कि टेक्नोलॉजी दुनिया को मतलब खरगोश की गति से कैसे बदल रही है, बहुत तेज़ी से, ये दुनिया के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। हम लोग मतलब टेक्नोलॉजिकल एरा के उस मुकाम पर खड़े हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। 80 में मैंने फ्यूचर शॉक किताब पढ़ी एल्विन टॉफलर की, जिस व्यक्ति ने कहा था कि दुनिया आने वाली कैसे बदल जाएगी, इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन होगा, कंप्यूटर रिवोल्यूशन होगा, सोसाइटी पर इसका क्या असर पड़ेगा। बड़ी चीज़ें थी, 3 किताबें उनकी और हेडी टॉफलर हस्बैंड वाइफ ने लिखा था। वो चीज़ इस हद तक पहुँचेगी कभी हम लोगों ने नहीं सोचा था। अभी भारत में GPAI शिखर सम्मेलन को भारत से ही संबोधित किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। ये टेक्नोलॉजी बहुत कम समय में, मनोज जी, 2 से 3 वर्षों में दुनिया पर गहरा असर डालने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उस संबोधन में कि आपके एडुकेशन, आपके हेल्थ, आपकी खेती, आपके डिफेंस, हर चीज में इतना बड़ा परिवर्तन आने वाला है इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। पर उन्होंने आगाह भी किया कि यह एक तरफ वो अवसर देता है कि दुनिया अपने को बहुत बेहतर तरीके से बना सकती है, जो बनाने वाले चाहते हैं अपना एक नए ढंग से लकीर खींचना, और जो तबाह करने वाले आतंकी गलत लोगों के हाथ में पड़ गई तो दुनिया तबाह भी हो सकती है। यानी सृजन और विनाश दोनों ताकत ये टेक्नोलॉजी दे रही है। ये टेक्नोलॉजी इतने मतलब अद्भुत ताकत से परिपूर्ण है कि हमारे देश में गांव से लेकर के और दूर दूर के वो इलाके बहुत कम समय में जो विकसित गांव है, विकसित इलाके हम बनना चाहते हैं, वो बन सकने की क्षमता इसमें है। हमारे यहाँ 80 से शुरू हुआ बीमारू स्टेट का कॉन्सेप्ट जी। बीमारू स्टेट माने जाते थे हृदय प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान 80 में। उसके बाद आपका 90s में उदारीकरण हुआ तो कहा गया कि उदारीकरण का लाभ कुछ खास स्टेट्स को मिला, इन राज्यों को नहीं मिला। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अवसर देता है कि ये राज्य बड़ी तेजी से अपने विकास की तकदीर बदल सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, पढ़ाई से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर, गवर्नेंस से लेकर कोई फील्ड अप्रभावित नहीं रहने वाली है। प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने 14 के बाद टेक्नोलॉजी को हर क्षेत्र में जिस बड़े पैमाने पर इस्तेमाल इस आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के लिए जो अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने कहा और पहले भी कहा था, जो प्रयास कर रही है वो अद्भुत है। और ये हमें वो ताकत देने की स्थिति में पहुंच गया है कि हम विधायिका के लोग बैठकर इसके अनुसार रूल हमारे कैसे काम करेंगे, इस पर डिस्कशन करें, राज्यों की विधायिकाएं इस पर डिस्कशन करें, इसके अनुसार कैसे अपने कानून बने। क्योंकि पुराने दिनों के लिखित कानून इस सॉफ्टवेयर के ज़माने में
पेपरलेस एरा के ज़माने में किस तरह काम करेंगे, ये तो विधायिका को ही सोचने का काम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विधायिका के लोग तो इतना बड़ा काम कर सकते हैं इन सवालों पर सोच करके कि किस तरह से नए अवसर जो दुनिया में आ रहे हैं उसका हम बेहतर इस्तेमाल कर सकें। और जब भी संसद में या विधायिकाओं में इन चीज़ों पर बहस होती है तो सर्वश्रेष्ठ बहस होती है, ये भी मैं कहना चाहूँगा। सर्वश्रेष्ठ बहस होती है। हर पक्ष से जब लोग जुड़कर किसी बिल पर विचार करते हैं तो और बेहतर विचार आते हैं। पर अगर आप मौका छोड़ देते हैं तो समय इंतजार नहीं करेगा मुल्क का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अगर आप बहस नहीं करते, कानून नहीं बनाते, तो समय आपका इंतजार नहीं करेगा। दुनिया के दूसरे देश जो पहले अपनाएंगे वो आगे जाएंगे। इसलिए आपको इन चीज़ों को समय के साथ गति तालमेल बना करके अपने आगे बढ़ने की गति को ताकत ऊर्जा देनी ही पड़ेगी। यह टेक्नोलॉजी अवसर देता है। जी हरिवंश जी, आपने संसदीय व्यवस्था से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमसे बात की, संसद टीवी से बात की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। धन्यवाद मनोज जी, बहुत धन्यवाद। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।